आज हमें जो ट्रांसफार्मर में होने वाली क्षतियाँ उनके बारे में पढ़ना है, क्या होती हैं और उनको कैसे हम दूर करके जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ाते हैं। ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो प्रकार की क्षतियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो पहली क्षति होती है वह होती है लोह क्षति और जो दूसरी क्षति होती है वह होती है ताम्र क्षति। जो बाकी क्षति हैं वह इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली क्षति हमारी होती है वह होती है लोह क्षति। तो हम समझने की कोशिश करेंगे लोह क्षति क्या होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्षतियां आती हैं। लोह क्षति, आप सभी लोगों को पता है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है वो लोहे से बनी होती है या सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है। तो उस कोर में जो लोहा होता है या इस्पात होता है उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में जो क्षति होती है वह कौन सी क्षति कहलाती है? लोह क्षति कहलाती है। आपको भी पता है ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है हम उसमें सप्लाई देते हैं। ठीक, तो जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल बनता है और कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है? विद्युत वाहक बल के साथ साथ धारा का निर्माण भी होता है। तो उसमें जो कोर में जो क्षति होती है, क्षति किसकी होगी? धारा की क्षति होगी। तो उसी क्षति को हम क्या बोलते हैं? लोह क्षति बोलते हैं। इस लोह क्षति में दो प्रकार की क्षतियां आपको देखने को मिलेंगी। जो लोह क्षति में पहली क्षति होती है वह क्या होती है? एडी धारा क्षति, करंट क्षति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है एडी धारा क्षति। एडी धारा क्षति ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाली वह क्षति है जो कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब कोर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है? धारा का भी निर्माण होता है, धारा उत्पन्न होती है। अब आपको पता है जब कोर में धारा का निर्माण होगा तो वह धारा क्या होगी? कोर में एक जगह से दूसरी जगह क्या होगी? ट्रांसफर होगी या गमन करेगी। तो उस वजह से क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है वह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से उसमें अनावश्यक रूप से धारा का क्या होता है? लॉस होता है या धारा की क्षति होती है। आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कि जब हम जो हीटर वगैरह है उसमें विद्युत धारा की सप्लाई देते हैं तो उसका वायर क्या होता है? जो हम विद्युत धारा देते हैं उसको लेने के बाद उसका जो वायर क्या होता है? हीट करता है। हीट करने के बाद वह क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको किसमें बदल देता है? हीट ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में बदल देता है। तो वहां भी क्या होती है? विद्युत की क्षति होती है। ऐसे ही जो हमारी कोर होती है उसमें जो धाराएं होती हैं वह क्या करती हैं? कोर को गर्म करती हैं और ट्रांसफार्मर के जो दूसरे भाग होते हैं वाइंडिंग वगैरह उनको भी क्या है? गर्म करती हैं। तो उसकी वजह से जो धारा का लॉस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट क्षति बोलते हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आया। अब एडी करंट क्षति को दूर कैसे किया जा सकता है? ठीक, यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है लैंग्वेज बदल बदल कर, लेकिन इसका मात्र एक ही आंसर होता है कि एडी करंट क्षति या एडी धारा क्षति को दूर करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की कोर जो कि सिलिकॉन इस्पात की छोटी छोटी पत्तियों से मिलकर बनी होती है हम उसको क्या करते हैं? लैमिनेटेड कर देते हैं जिससे कि वह क्षति कम हो जाती है। ठीक, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि मान के चलो यह एक लोहे का, यदि हम सिलिकॉन इस्पात की छोटी छोटी पत्तियां यूज ना करके हम क्या करते? एक लोहे का टुकड़ा लेते और उस टुकड़े को कोरनुमा खांचे में काट लेते। ठीक, उस संबंध में क्या होता कि जो ये लोहे का टुकड़ा होता इसमें इस टाइप से क्या होती? एक भंवर बनती। क्या बनती? भंवर बनती, जिसकी वजह से क्या होता? जो हमारा लॉस है एडी करंट का लॉस वह बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक, तो हमने क्या किया? इस प्रकार की भंवर ना बने इसके लिए हमने कोर तो बनाई
लेकिन हमने इस कोर की पत्तियां हैं उनको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और टुकड़ों में बांटने के बाद हमने उन पर क्या कर दिया, दोनों तरफ से लैमिनेशन कर दिया, जिसकी वजह से यह जो भंवर है वो नहीं बन पाती है। देखो एडी करंट का दूसरा नाम आप लोग जानते हैं क्या होता है, भंवरधारा हानि होता है, ठीक। तो यह जो भंवर है वो नहीं बन पाती है और हमारा जो लॉस है बहुत हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आया समझ में कि एडी करंट लॉस या भंवरधारा लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कोर होती है उसको लैमिनेटेड कर देते हैं दोनों तरफ से। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं जो लैमिनेशन की मोटाई होती है वह क्या होती है, 0.33 या 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में रखी जाती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने लोहे छती में एडी करंट या भंवरधारा छती को देखा। अब लोहे छती में ही जो हमारी दूसरी छती है वह होती है हिस्टैरिसीस छती, ठीक। थोड़ा सा हिस्टैरिसीस छती को समझाने के लिए अपन थोड़ा सा और अलग से इसमें ऐड करेंगे। क्या होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम किसी भी लोहे पदार्थ के, जो लोहे प्रकार के पदार्थ होते हैं उनको चुंबक के पास लाते हैं तो उनमें क्या होता है, एक चुंबकीय गुण आ जाता है, ठीक। आप सभी लोगों ने घर में देखा होगा कि जो हमारे टेस्टर वगैरह होते हैं, जो हमारे पेंचकस वगैरह होते हैं, उनमें एक गुण आ जाता है कि वो छोटे छोटे स्क्रू को अपनी ओर क्या करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं, ठीक है। वह कहलाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। जब किसी पदार्थ को बार बार चुंबकित किया जाता है और विचुंबकित किया जाता है तो उसमें क्या है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है, वह क्या कहलाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। उसी चुंबकत्व को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद्युत धारा का यूज करते हैं, और उसमें जो क्षति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस क्षति बोलते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बोलें कि किसी लोहे पदार्थ को बार बार चुंबकित एवं विचुंबकित करने के कारण धारा की जो क्षति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोहे क्षति बोलते हैं। लेकिन वास्तव में उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व आ जाता है उसको नष्ट करने के लिए जो विद्युत धारा की क्षति होती है वही क्या कहलाती है, हिस्टैरिसीस क्षति कहलाती है, ठीक। और इस क्षति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप बताओगे कि हिस्टैरिसीस क्षति को कम करने के लिए हम इस्पात में सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, ठीक। और इसमें आपको ध्यान रखना है वह मात्रा कितनी हो सकती है। आपको देखो इस जो परसेंट है इसमें थोड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 3% से यह 5% के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यह किसकी मात्रा है, सिलिकॉन की मात्रा। किसकी मात्रा है, सिलिकॉन की मात्रा, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन और आया है एग्जाम में कि जब हम सिलिकॉन इस्पात का निर्माण करते हैं तो सिलिकॉन की मात्रा कितने % से अधिक नहीं हो सकती, या दूसरे शब्दों में हम यह बोलते हैं कि उसमें इस्पात की मात्रा कितने % से कम नहीं हो सकती। तो इसका रेशियो आपको ध्यान रखना है, जो इस्पात की मात्रा है वह कभी भी 93% से कम नहीं हो सकती, ठीक। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन गया कि जो सिलिकॉन की मात्रा है वह 7% से अधिक नहीं हो सकती। आई बात समझ में, कभी भी सिलिकॉन इस्पात के निर्माण में 3% से 5% के बीच में सिलिकॉन को इस्पात में मिलाया जाता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है कि इस्पात की मात्रा 93% से कम नहीं हो सकती है और सिलिकॉन की मात्रा 7% से अधिक नहीं हो सकती है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कहीं आपको यहाँ पर 3.5 मिल जाए, ठीक, और यहाँ आपको क्या मिल जाए, 4.5 मिल जाए % में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एग्जाम में आपको सही लगे, इनसे मिलते जुलते जो आंकड़े हैं वही आपको क्या करना है, आंसर लगाना है। तो समझ में आया क्या होता है और क्या होता है हिस्टैरिसीस क्षति, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने लोहे क्षति देखी जो कि ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा उत्पन्न होती थी। अब जो अगली क्षति ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से होती है वह है आपकी ताम्र क्षति।
जो ट्रांसफार्मर में कोर होती है उसके ऊपर जो बाइंडिंग लगती होती है, वह बाइंडिंग विद्युत धारा के मार्ग में क्या करती है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, प्रतिरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण विद्युत धारा का लॉस होता है और क्षति होती है। अब जैसे जैसे हम ट्रांसफार्मर पर लोड को बढ़ाते जाते हैं, ताम्र क्षति का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम लोड को कम करेंगे ताम्र क्षति का मान घटता जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो लोहे क्षति होती है वह एक स्थिर प्रकार की क्षति होती है, उसका ट्रांसफार्मर के लोड और अनलोड होने पर उसका मान क्या होता है, नियत रहता है या स्थिर रहता है। नाम से ही स्पष्ट है, कोर में होने वाली जो क्षति होती है वह लोहे क्षति होती है, और उसकी जो बाइंडिंग है, आप लोगों को पता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग किससे बनी होती है, कॉपर से बनी होती है, या जो भी भाग कॉपर के बने होते हैं उन्हीं में क्या होगी, कॉपर क्षति होगी। और जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें मुख्य रूप से कॉपर से बना हुआ भाग क्या होता है, बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में जो क्षति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ताम्र क्षति होती है। अब क्षति क्यों होती है, आपको भी पता है कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वह विद्युत के मार्ग में क्या करता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है, भले बहुत कम या ज्यादा जो भी है। तो ऐसे ही जो कॉपर या जो बाइंडिंग है, विद्युत के मार्ग में जब उसमें से धारा निकलती है बाइंडिंग में से, तो उसमें क्या होता है, वह भी जो कॉपर या जो बाइंडिंग है वह भी क्या करती है, एक प्रकार की क्षति उत्पन्न करती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ताम्र क्षति बोलते हैं। और इसी क्षति की वजह से ही जो हमारी बाइंडिंग है वह क्या होती है, गर्म होती है। ठीक, कुल मिला के है बोले कि जब वह जो कॉपर है विद्युत धारा के मार्ग में रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, तो उसकी वजह से कॉपर कुछ मात्रा में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आया समझ में क्या होती है ताम्र क्षति। ठीक है।